दोस्तों अभी हम लंच कर रहे हैं और हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग कितने सुंदर और मज़ेदार प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए भोपाल से पचमढ़ी तक पहुंचे हैं। और यहाँ पहुंच के सबसे पहले हमने फॉरेस्ट विभाग का हॉलीडे होम ऑन द स्पॉट हमने बुक किया। ओनली 700 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स के लिए, डबल बेडरूम, अटैच टॉयलेट, एसी का ऑप्शन है बट हमने नहीं लिया, ज़रूरत नहीं था, मौसम अच्छा था। फिर रेस्ट हाउस के बगल में ही यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट जिसमें हमने दोपहर का पेट पूजा किया। इस रेस्टोरेंट का नाम बाद में बताता हूँ आप लोगों को। फिर हम बड़ा महादेव, गुप्त महादेव और प्रियदर्शनी देखने का प्लान बनाया, क्योंकि अभी हमारे पास आधा दिन बचा हुआ था। सो अभी टाइम भी 12:30 1 ही हो रहा था, तो टाइम क्यों वेस्ट करना। तो हम इस रोड पर खुद के गाड़ी का रिस्क नहीं उठाया और होटल वाले से ऑप्शन पूछा तो उन्होंने बाइक हायर की बात बताई। तो हम एड्रेस लेकर निकल गए बाइक हायर करने के लिए। फिर पचमढ़ी मार्केट एरिया में आए और हमने स्कूटी हायर किया, जो कि यहाँ मिल जाती है काफ़ी किफ़ायती दाम में। फिर हम निकल पड़े सबसे पहले बड़ा महादेव की तरफ। दोस्तों आप अभी ये रास्ते तो देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार का रास्ता है। काफ़ी देखा जाए तो ऐसे संकीर्ण रास्ता है, लेकिन बढ़िया रास्ता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इस रास्ते में। इसको क्या है कि अभी थोड़ा चौड़ाई बढ़ाई जा रही है इसकी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही पतला हो गया ये रोड। और दोनों तरफ क्या खासा जंगल है, और चूँकि ये बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, जंगल है, बिल्कुल खाली रोड है। दिन के टाइम पे भी इतना खाली सा दिख रहा है ये रोड, तो इक्के दुक्के ही आदमी देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि जो लोग घूमने के लिए निकले हैं सफारी पे, मतलब सफारी मतलब यहाँ पे गाड़ी वगैरह मिल जाता है, तो उसके लिए मैं अगले पार्ट में बताऊंगा आप लोग को कि कहाँ से गाड़ी वगैरह बुकिंग करते हैं दिन भर के लिए या हाफ डे के लिए, उसमें बताऊंगा आपको आगे की वीडियोस में। तो अगर वो गाड़ियाँ आनी जानी शुरू हो जाती है तो वो क्या प्रोफेशनल ड्राइवर है और इन रोडों पे बिल्कुल ही माहिर है चलने के लिए। तो जो हमारे ऐसे अनकॉमन लोग जो टूरिस्ट पार्टी है, कभी घूमने के लिए आते हैं, भले वो स्कूटी पे आएँ या बाइक में जाएं या अपनी कार में जाएं, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत पड़ जाती है अगर रोड इतनी संकीर्ण है कि साइड वाइड देने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा रोड इसका बढ़ाया जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है, इसको बढ़ाया भी जाना चाहिए। लेकिन आसपास का एरिया देखिए इतना नेचुरल है ना, इतना जंगल है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। और मैं तो अभी क्या है कि सीधा वीडियो बना रहा हूँ, आसपास में इतना दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं घुमाते हुए दिखाऊंगा जब मैं स्कूटी से उतर के घूमूंगा, क्योंकि इस रोड पे मुझे काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा बेंड है रोड, मतलब कभी भी टर्निंग आ रही है, कभी भी कुछ, तो अगर उधर से गाड़ी वगैरह भी आता है तो इतना जल्दी दिखाई नहीं देता अगर वो हॉर्न ना बजाए तो। क्यों चारों तरफ इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि आगे का टर्निंग के बाद क्या है क्या नहीं है वो सीधी दिखता नहीं है। ये देखिए, ये इस टाइप का जो जिप्सी होता है, यहीं पे यही जिप्सी चलती है जो सफारी पे चलती है। और ये देखिए रोड कैसे बेंड हो रहा है, कभी थोड़ा सा हाइट जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। तो आपको मैं बता दूंगा अभी हम लोग बड़ा महादेव की तरफ ही जा रहे हैं। तो आप रोड देख सकते हैं। और सही बताऊं तो राइडिंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और एक बात और भी है कि मैं बाइक तो चलाता हूं, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या है स्कूटी मिल गई है, तो स्कूटी में काफ़ी दिक्कत होता है कंट्रोलिंग के लिए। जो क्लच ब्रेक का प्रॉब्लम होता है कि हम जो क्लच वगैरह होता है हमारे बाइक में लेफ़्ट हैंड साइड होता है, या ब्रेक वगैरह पैर पे होता है, लेकिन स्कूटी में तो बिल्कुल ही सब कुछ हाथ में ही है, कोई क्लच व्लच का सिस्टम है नहीं। तो
इसलिए थोड़ा-सा मतलब उसमें क्या है गड़बड़ हो जाता है। हमेशा थोड़ा दिमाग को रखना पड़ता है कि भाई मैं स्कूटी चला रहा हूँ, कोई बाइक नहीं चला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो एक दिक्कत हो रहा है। दूसरा दिक्कत ये आ रही है कि अचानक से स्कूटी लेकर के चल रहा हूँ और ऊपर से इस टाइप का रोड है, तो काफ़ी कुछ सोचना पड़ रहा है इस चीज़ को। तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत तो वैसे नहीं आ रहा है, लेकिन जो ये जो बेंड है, इन बेंड में चलाने के लिए काफ़ी दिक्कत करना पड़ रहा है। कभी बिल्कुल ही नीचे की तरफ रोड जा रहा है, कभी हाइट की ओर उड़ रहा है रोड, कभी-कभी क्या हो रहा है कि जो पेड़ों की छाया है उससे अंधेरा हो जा रहा है उस जगह पे अचानक से, कहीं तेज़ धूप चल रही है। तो मतलब सब कुछ मिला के एक्चुअल में देखा जाए तो मज़ा तो बहुत आ रहा है, मज़ा आएगा भी, आपको भी मज़ा आएगा। लेकिन अगर अननोन आपको नया-नया आपने गाड़ी अपना चेंज किया है, और चूँकि किराए का गाड़ी है तो उस पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि वो गाड़ी तो मेरे ऐसे कितनों ने चलाया होगा, किस हालत में चलाया होगा पता नहीं। तो उस गाड़ी का कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए। हालांकि ये गाड़ी चढ़ते वक्त इतना तेज़ आवाज़ कर रहा है कि डर भी लग रहा है कि गाड़ी चढ़ेगा भी नहीं चढ़ेगा वहाँ तक। और ये बेंड देख सकते हैं कितना खतरनाक बेंड है, कुछ नहीं दिखा आगे मुझे। लेकिन आप एंजॉय करोगे, फुल एंजॉय करोगे इस रोड को, फुल एंजॉय करोगे। पूरे पहाड़ी के ऊपर ही है और अभी हम लोग पहाड़ी पे घूम रहे हैं, कोई प्लेन एरिया है नहीं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं आगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं और आगे क्या क्या एक्सपीरियंस हमें मिलता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। आसपास के ये नज़ारे आप देख सकते हैं, कितना मतलब इतना आकर्षक लग रहा है ये नज़ारे चारों तरफ के कि क्या बताएं आपको। ये दूर पहाड़ी, उसके बगल में पूरा खाई, जंगल, रोड पे बिल्कुल आप अकेले सुनसान ऐसे जा रहे हैं। भले ही दिन का माहौल है और ये बेंड इतना खतरनाक बेंड है। और बेंड बिल्कुल, या तो बेंड कैसा है, या तो बिल्कुल डाउन हो रहा है बेंड, या तो अप साइड जा रहा है। अभी बगल में रास्ता देख सकते हैं कितना डाउन है वो, अभी उस पर डाउन होना पड़ेगा मुझे। तो आप देख सकते हैं कितना
खतरनाक रोड है, तो मैं तो बोलता हूँ बाइक या स्कूटी बहुत संभाल के ही चलाइए आप, अगर आप हायर करके चलते हैं। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि इस रोड के ऊपर ना पहाड़ियों से कटे हुए रेत गिरे हुए हैं पूरे, ये देख सकते हैं आप, पूरे रेत है इसके ऊपर, रोड के ऊपर। तो बिल्कुल ही सावधानी से चलाइएगा, सावधानी आपकी हटनी नहीं चाहिए। और हर मोड़ पे आप हॉर्न का यूज़ पक्का कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हॉर्न ही है जो आपको बचा सकता है। क्योंकि उधर से जो एक्सपीरियंस जो ड्राइवर्स वगैरह वो इतना तेज़ गाड़ी लेकर के आ जाते हैं बीच में अचानक से, जो जिप्सी वगैरह है, तो उसमें थोड़ी देर के लिए ना डर लग जाता है, क्योंकि आप इतना जल्दी साइड नहीं हो पाओगे क्योंकि रोड बेंड है, रोड पे जो सैंड वगैरह गिरा हुआ है, तो आप इतना जल्दी साइड भी हो जाओगे ना तो भी आपको स्केटिंग करने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से चलाइए, धीरे धीरे चलाइए, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। और चारों तरफ का चलते चलते ध्यान जरूर रखिएगा कि कोई जानवर वगैरह तो ना है, कोई बंदर वगैरह अचानक से ना आप कूद पड़े, तो इस तरह से ध्यान रखिए। और ये देखिए वो जो पहाड़ी देख सकते हैं, पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, जो इतना खास पता नहीं चल रहा होगा आपको, वो भी एक महादेव मंदिर है। और वहाँ चढ़ने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, और आपको मुझे तो लगता है 2 दिन के सफ़र में आप इतना इजीली चढ़ भी नहीं पाओगे, थोड़ा आपको रेस्ट चाहिए। अब 2 दिन का टूर प्लान करके जाओगे कि 2 दिन में आज ये जाएंगे, आज आधा घूमेंगे, कल पूरा घूमेंगे और वापस आ जाएंगे, तो आप अगर उस अकेले महादेव मंदिर तक जाते हैं तो आपका दिन वहीं ख़त्म हो जाएगा। सावधानी हटी या दुर्घटना घटी। देखिए किस प्रकार से ये गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है और किसी ने इसको उठाया भी नहीं है, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ ऐसा लग रहा है। और कोई मारुति 800 या ऑल्टो जैसा लग रहा है, तो हो ही सकता है। मैं तो कह ही रहा था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बेंड है और इस प्रकार से रेत गिरे हुए रोड के ऊपर से ये जो जिप्सी वगैरह आ रही है, इस प्रकार से वो लोग आते हैं कि आपको साइड लेने में काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो आप अपनी गाड़ी मत ही लाइए इन सब जगहों पे। आप ट्राई कीजिए, जब आपको घूमना है तो आप जिप्सी वगैरह हायर कीजिए, यहाँ पे जो आपको मिल जाता है सफारी के लिए, तो आप उसी गाड़ियों पे चलने की कोशिश कीजिए, आप सेफ रहेंगे, ठीक है। और रोड आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से सांपों जैसा चल रहा है, बिल्कुल। और लगभग हम काफ़ी पास पहुँच चुके हैं, और बात करते करते हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और यही पे आपको गाड़ी वगैरह पार्किंग करके अब जाना पड़ेगा महादेव मंदिर की तरफ पैदल ही, यहाँ से आपको गाड़ी अलाउ नहीं है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और उस ढलान पे देखिए, उस ढलान की तरफ हमको जाना है, और बड़ा महादेव गुफा में महादेव जी के दर्शन करने हैं आगे जाके हमें वहाँ पे। और चलते चलते हम यही सोच रहे हैं कि जो चारों तरफ का प्राकृतिक दृश्य आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, और हम घर बैठे बैठे कितना कुछ मिस कर जाते हैं। हम कहीं घूमने नहीं निकलते, बस अपने घर में रहते हैं, आसपास अपनी नौकरी करते हैं, और फिर वापस घर या अपने गांव के आसपास देख लेते हैं, तो हमने सोचते हैं कि हमने पूरी दुनिया को घूम लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा बाहर निकल के देखिए और घूमने का कोशिश कीजिए कभी कभार, जब भी आपको मौका मिले, भले 2-3 दिन के लिए हो या 10 दिन के लिए हो, कैसे भी हो, आपकी मर्जी हो, लेकिन बहुत कुछ आपको देखने को मौका मिलेगा। और यही बात करते करते हम अभी गुफा के सीढ़ियों तक पहुंच चुके हैं, और कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे देखिए सीढ़ी वगैरह बना रखा है कि ताकि कोई आप लोगों को परेशानी ना हो, टूरिस्ट को या आम जनता को कोई परेशानी ना हो आते जाने के लिए। सामने वो गुफा दिख रहा होगा आपको, उस गुफा में हमें जाना है, और वहीं पे महादेव जी के दर्शन होंगे।
बड़ा महादेव गुफा से जुड़ी मान्यता यही है कि यहाँ त्रेता युग में भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार में आकर राक्षस भस्मासुर का वध किया था। कहा जाता है कि भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने यह वरदान स्वयं शिव जी पर ही आजमाने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उसे नाचने के लिए प्रेरित किया। नाचते नाचते भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और भस्म हो गया। ये जो पवित्र घटना इसी बड़ा महादेव गुफा में हुई मानी जाती है, इसलिए यह स्थान अत्यंत धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। बड़ा महादेव मंदिर प्राकृतिक चट्टान में बनी गुफा के भीतर स्थित है और यह लगभग 60 फीट गहरी और लंबी गुफा है। गुफा के अंदर भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है, जिस पर लगातार पानी की बूंदें गिरती रहती है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये सामने देख सकते हैं आप, भस्म कुंड लिखा हुआ है और इसी भस्म कुंड के स्थान पर भस्मासुर ने नाचते नाचते अपने ही सिर पर हाथ रख लिया था और यहीं पे वो पूरी तरह से अपने ही वरदान से भस्म हो गया। तब से ये कुंड बना हुआ है और इसलिए ये जो पानी है ये बिल्कुल इसी प्रकार से रहता है। और ये पानी जो आ रहा है ये उसी गुफा की तरफ से आ रहा है, जिस गुफा में अभी हम थोड़ी देर पहले घूमने गए थे, बड़ा महादेव की गुफा के अंदर। वहीं से ये पानी आता रहता है और ये पानी रिसते हुए आता है पहाड़ों के बीच में से, लेकिन ओरिजिनली कहाँ से आ रहा है ये किसी को अभी तक पता नहीं है। तो आप भी इस कुंड के दर्शन कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ गए पार्वती गुफा की तरफ। पार्वती गुफा पे पार्वती जी ने यहीं बैठ कर थोड़ा ध्यान लगाया था शिव जी का, ये वही जगह है। और आप लोग भी इसके दर्शन कीजिए। इस गुफा के अंदर काफ़ी नीचा है, तो इसके अंदर जाने के लिए आपको झुक के ही जाना पड़ेगा, आप अपना सिर पूरी तरह से सीधा नहीं कर सकते। ये देख सकते हैं किस प्रकार की पहाड़ी है। ये पार्वती गुफा और यहाँ पे भी पता नहीं कुछ मान्यता है, शायद उसे मन्नत वगैरह मानते हैं। जो हमने देखा है अभी एक एक छोटे छोटे पत्थर के ऊपर फिर उसको पत्थर से लगा के रखे हैं छोटे छोटे। तो हो सकता है जो श्रद्धालु आते हैं वो मन्नत मांगने के लिए आते हैं, मन्नत मांग के उस टाइप से कुछ जैसे होता है ना कि हम किसी पेड़ पे या कहीं पे धागा बांध के आते हैं कि मन्नत पूरा हो जाए, और फिर हम नेक्स्ट में आके पूजा देने के बाद उस धागे को खोल देते हैं। इस प्रकार का हो सकता है कुछ हो।
बड़ा महादेव देखने के बाद हम अब निकल गए गुप्त महादेव के दर्शन करने के लिए। और ये यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली 200 मीटर के आसपास है और बिल्कुल जंगलों के बीच में से जाना पड़ता है। यहाँ पे अभी देखिए छोटे छोटे दुकान इस टाइप से लगे हुए, लेकिन कुछ है नहीं यहाँ पे। हो सकता है कि दोपहर का टाइम है या शाम का टाइम होने वाला है, तो इसलिए हो सकता है कि दुकानें बंद कर दी गई है। तो इसी जंगल के बीच में से जाना पड़ता है और इस जगह को देख के ऐसा लगता है कि बरसात के टाइम पे कि पानी वगैरह यहीं से बहता होगा और उस टाइम क्या पता इस जगह को बंद कर दिया जाता हो या ना हो, कुछ पता नहीं है। मतलब ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं हम, देख के ऐसा ही लगता है कि जो जड़ वगैरह दिख रहा है आपको कटे हुए दिख रहे हैं, मतलब मिट्टी यहाँ की कटी हुई सी दिख रही है, तो इसका मतलब यहाँ से पानी वगैरह बहता होगा साइड से। इसी को देख के हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ दर्शनार्थी देखे आए हैं और यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, अपने हाथ मुँह वगैरह धो रहे हैं थोड़े से। हालांकि पहाड़ी है लेकिन इस टाइम थोड़ा बहुत तो गर्मी फील हो रही है। हालांकि शाम होते होते सर्दी बढ़ती रहेगी, तो ये अभी दोपहर का टाइम है तो इसलिए बिल्कुल ठीक है। वैसे तो ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी गर्माहट है। और ये देखिए ये लोग शायद से वहीं से घूमते हुए आ रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया जगह है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये तो अब तो ये जो दाहिने साइड जो देख सकते हैं कि बिल्कुल ही खाई जैसा नज़र आ रहा है यहाँ से। तो अब ये देख के 100% श्योर हो रहा है कि यहाँ से पानी 100% बहता होगा। ये देखिए एक औरत यहाँ पे कुछ छोटा सा एक तांबू लगा के चाय वगैरह सब बेच रहे हैं, चाय खीरा वीरा है यहाँ पे। तो यही सब मिलता है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा आप चटपटी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी खाने पीने के लिए। हाँ, लोग यहाँ आते हैं, पिकनिक टाइप का करते हैं, घूमते फिरते, बस वगैरह आती है तो बस इस टाइप से यहाँ तक शायद नहीं पहुँचती। छोटे वगैरह जो टाटा सुमो टाइप की गाड़ी है वो वगैरह यहाँ पे आते हैं। तो काफ़ी अच्छा दृश्य लग रहा है, बिल्कुल भी सर्दी का मौसम है, पतझड़ है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे दिख भी रहा है। हालांकि जब बसंत का महीना हो या इस टाइप से कोई दूसरा महीना तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दिखता भी नहीं होगा, पत्तियाँ झाड़ इस टाइप से काफ़ी बड़े हुए मिलते हैं। लेकिन हमें इस जंगल में ना इस टाइप से पैदल चलने में एक अलग ही रोमांच फील हो रहा था, काफ़ी आनंद आ रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे चलने के लिए। और हम आसपास खाली ध्यान रख रहे हैं क्योंकि हम जो कैमरा लेकर इसको वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो क्या पता कहीं कहीं बंदर वगैरह झपटा ना मार दे इसके ऊपर, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ रहा था। इसलिए एक आगे एक पीछे हम चल रहे थे कि अगर इस टाइप से कुछ हो तो। और हाथ में एक छोटा सा लग रही है, देखिए बंदर भाई साहब आ रहे हैं, तो डर तो लगता है कि वृंदावन घूमने गए तो वहाँ पे काफ़ी बंदरों ने काफ़ी तंग किया। मेरा तो हाथ में बैग था, उस बैग को छीन के वो भागने के चक्कर में था, लेकिन चलो वो पकड़ा गया लास्ट में। और अभी हम पहुँच गए, ये है गुप्त महादेव की गुफा। अभी आप देखिए इसको। चलिए गुफा के अंदर चलते हैं अभी। और आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये कितना संकीर्ण है इस जगह। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी हेल्दी अगर आदमी है तो वो शायद उसके लिए घुसना काफ़ी मुश्किल है, और मैं तो बोलूँगा ना ही घुसे तो ठीक है वैसे। तो आप इसको देखिए और तब तक हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस गुप्त महादेव के बारे में।
तो गुप्त महादेव मंदिर जो है एक संकीर्ण प्राकृतिक गुफा है जिसे देवताओं का गुप्त तपोभूमि माना जाता है। जब राक्षस भस्मासुर भगवान शिव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा था तब वो इस गुफा में आकर छिप गए थे, मतलब गुप्त हो गए थे। तो यही कारण है कि इस स्थान को गुप्त महादेव कहा जाता है। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर भस्मासुर का जब अंत किया और शिव जी ने यहीं से प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। तो ये मंदिर का जो लंबाई है लगभग 40 फीट है और काफ़ी संकीर्ण है। तो गुफा में एक समय में केवल 1 या 2 लोग या 3 लोग ही करीब जा सकते हैं और एक दूसरे को क्रॉसिंग तो कर ही नहीं सकते। जब तक वो अंदर से बाहर न निकले तो नए कोई अंदर जा नहीं सकते, नहीं तो रास्ते में ही फंस जाएंगे। किसी न किसी को आगे पीछे निकलना ही पड़ेगा, तभी जाके वो एक दूसरे को पार कर सकते हैं आगे पीछे, अदरवाइज क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवताओं और ऋषियों ने भी तपस्या की थी। और महाशिवरात्रि और सावन के महीने में तो हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। वैसे हमें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है इसके बीच में से निकलने के लिए। आप देखिए कितना ज़्यादा संकीर्ण है। टेढ़ा मेढ़ा होके फ्लैट होके अपने पेट को अंदर खींच के तब जाके हमें बाहर निकलना पड़ रहा है यहाँ से। और क्या बताऊँ, अच्छा लग रहा था वैसे। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी माँ तो बिल्कुल अंदर आ ही नहीं सकती। नहीं मोटा नहीं है, लेकिन किसी किसी को डर लगता है ना कि सांसें बंद हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, तो वैसे तो लोग बिल्कुल ही आ नहीं सकते इसके अंदर। तो जिसको सांस का प्रॉब्लम है या थोड़ा बहुत भी डर लगता है वो ना आए इसके अंदर, ये रिक्वेस्ट मैं करूँगा उन लोगों से। और बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए और बाहर निकल के ऐसा लग रहा है हम किसी दूसरे युग में चले गए थे और अब किसी दूसरे युग में वापस आ गए हैं। वहाँ पर बिल्कुल ही बड़ा खतरनाक जगह था। और ये बंदर वगैरह काफ़ी निकल चुके हैं लोग, जैसे जैसे शाम होता जा रहा है वैसे बंदर वगैरह सब निकलते जा रहे हैं। और अभी हमने दर्शन कर लिया और फिर वापस चलने लगे। अभी वापस चलते हैं, देखते हैं आगे हमें कौन सा पॉइंट मिलता है, तो उस पॉइंट पे जाके फिर हम आगे बात करेंगे उस बारे में। चलिए अब तो जल्दी से हम वापस चलते हैं क्योंकि जल्दी भी शाम भी होने वाली है। तो हम जल्दी कवर करके थोड़ा आज का दिन हम यहीं पे एंड करेंगे, थोड़ा जल्दी करते हैं अभी।
तो हम अभी जा रहे हैं वापस, और इस गाड़ी को काफ़ी देर से हम फॉलो कर रहे हैं। ये भी काफ़ी सारे टूरिस्ट को लेके जा रहा है, और इसके पीछे पीछे हम जाने का कोशिश कर रहे हैं। कोई ओवरटेक करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हम। और ये इलाका दिखा रहा हूँ कि विस्तीर्ण बिल्कुल ही पेड़ों से ढका हुआ एरिया है। बिल्कुल नीचे तो ज़मीन दिख ही नहीं रही इसकी। अब देखते हैं ये कौन सा जगह है। ये ग्रीन वैली, इस जगह का नाम है ग्रीन वैली, और बिल्कुल ही सार्थक नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाप रे बाप कितना घना जंगल है। और इसके नीचे अंदर क्या है पता नहीं। कोई आदिवासी लोग रहते हैं जंगल में, जानवर रहते हैं, क्या रहते हैं। जानवर तो 100% रहते ही हैं इसके अंदर, लेकिन देखिए क्या जगह है। बहुत तगड़ा व्यू पॉइंट बना रखा है यहाँ पे, या बना हुआ है नेचुरली। ये दूर दूर पहाड़ियों की बिल्कुल विस्तीर्ण सारी एक है, और नीचे तो जंगल ही जंगल है। बाप रे बाप, बहुत ही खतरनाक जंगल नज़र आ रहा है यहाँ से। बिल्कुल भी ज़मीन का कुछ, बस ऊपर के झाड़ी झाड़ी दिख रहे हैं पेड़ों के, और नीचे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नीचे कितना गहराई है, क्या नहीं है। और बिल्कुल हरे रंग का है, तो इसीलिए इसको ग्रीन वैली भी कहा जा रहा है। कि बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ही ये हरा हो जाता होगा, नया एकदम खिला हुआ, जैसे किसी ने पेंट वेंट कर रखा हो। तो ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पे रुक के देखने लायक है बिल्कुल ही। तो हम लोग यहाँ पे रुके, और वहाँ पे देखिए वो कुछ दौड़ता हुआ जा रहा है। अरे मेरे ख्याल से कोई भालू टाइप का कुछ था, वो दौड़ते हुए जा रहा है आगे। देखिए क्या जगह है। और सूरज के धूप से ये बिल्कुल गोल्डन कलर का हो रखा है। और अभी चूंकि पतझड़ का मौसम है, तो पत्ते भी इसके पीले पीले से हो रखे हैं, इसलिए बिल्कुल गोल्डन और नज़र आ रहा है। लेकिन बरसात के मौसम में तो पक्का इतनी हरियाली लगती होगी इस जगह पे, बिल्कुल ही हरा हरा लगता होगा, इसीलिए इसको ग्रीन वैली का नाम दिया गया होगा। तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है।
चलिए अभी हम लोग पहुंच गए इको पॉइंट, और इसको आगे जाके प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम चलते हैं उस पॉइंट की तरफ और देख सकते हैं कि पहाड़ियों की चोट, अभी ऊपर हमको चढ़ाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, और बिल्कुल ही जंगल जैसा इलाका है, और काफ़ी लोग दर्शन करके या देख करके वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो पथरीला इलाका है, काफ़ी जंगल वगैरह भी है, लेकिन साफ़ सुथरा है। ऐसे चूँकि अभी पतझड़ का मौसम है तो साफ़ सुथरा ही ज़्यादा है, खाली खाली दिख रहा है। बरसात के मौसम में या सावन के इस टाइप के मौसम में तो काफ़ी घना लगता होगा। तो हम जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, और थोड़ा सा थक भी चुके हैं, क्योंकि सुबह से लेके सुबह 4 बजे के आसपास हम उठे, और गाड़ी लेकर के हम यहाँ पे पहुँचे हैं पंचमढ़ी में। और उसके बाद हमने बस थोड़ा दोपहर का लंच किया, और फिर हम कंटिन्यू निकल पड़े घूमने के लिए। तो थोड़ा बहुत थकावट आ चुकी है शरीर में, तो फिर भी हम सोच रहे हैं कि आज जितना कवर कर सकते हैं कवर कर लेते हैं आधे दिन में। और अभी शाम होने वाली, तो थोड़ा उससे पहले ही थोड़ा जितना भी हो सकता है हम कवर कर लें इस जगह को। तो अच्छी जगह है, मनोरम दृश्य है, चारों तरफ जंगल के अंदर से पहाड़ी के ऊपर थोड़ा सा पैदल चलना पड़ रहा है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलने में, सूखे में। और लेकिन थोड़ा आसपास देखते हुए भी जा रहा हूँ, क्योंकि बंदरों से मुझे काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कब कहाँ से बंदर आ जाए कुछ पता नहीं। तो थकते थकते अभी सामने एक छोटा सा दुकान दिख रहा है, तो मैंने अपने भाई से कहा कि चलो थोड़ा सा यार कुछ पानी वानी पी लिया जाए यहाँ पे। तो वो भी हाँ कर लिया, और फिर हम दुकान पे पहुँच गए। दुकान पे पहुँचे और भाई साहब से बोले कि थोड़ा भाई नींबू सोडा ही बना दो हमारे लिए। तो ये भाई साहब है, ये भी मेहनत करके खा रहे हैं काफ़ी दूर से। यहाँ पे आसपास कोई मार्केट भी नहीं है, पंचमढ़ी मार्केट है सीधा यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर, और वहीं से ये लाते हैं। और हमने अपना थोड़ा सा शरबत वरबत पी लिया, फिर हम आगे चलने लगे घूमने के लिए। चलिए आप भी बन रही है मेरे साथ और देखते रहिए इस जंगल को। फिर आगे जाके मैं प्रियदर्शनी के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगा कि ये कैसे नाम पड़ा, क्या हुआ, किस वजह से यहाँ पे हुआ है, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे। पंचमढ़ी का आधुनिक इतिहास 1857 से जुड़ा है, जब ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने इस स्थान को खोजा। ब्रिटिश सेना के अधिकारी फॉर्सिथ सतपुरा के घने जंगलों में भ्रमण के दौरान इस पहाड़ी स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पहली बार इसी ऊंचाई वाले स्थान से पचमढ़ी के सुंदर पर्वतीय दृश्यों को देखा। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने पचमढ़ी को एक हिल स्टेशन और सैन्य छावनी के रूप में विकसित किया। उसी कारण से इस स्थान को फॉर्सिथ पॉइंट कहा गया। बाद में भारत का स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात इस ऐतिहासिक पॉइंट का नाम बदलकर प्रियदर्शनी पॉइंट रखा गया। प्रियदर्शनी नाम भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के उपनाम से लिया गया है। 1964 में जब वे पचमढ़ी के दौरे पर आई और इस स्थान से घाटियों का मनमोहक दृश्य देखा, तब उनके नाम पर इसे प्रियदर्शनी पॉइंट नाम दिया गया। प्रियदर्शनी पॉइंट समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ से पूरे पंचमढ़ी और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जो आप लोग सामने देख रहे हैं। ये जगह सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है, और यहाँ से आप पंचमढ़ी का अन्य स्थल जैसे धूपगढ़, बड़ा महादेव और हरदा पठार के जंगलों को दूर तक देख सकते हैं। और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, पचमढ़ी शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है।
प्रियदर्शनी पॉइंट न केवल एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है, बल्कि ये पचमढ़ी के इतिहास का प्रारंभिक साक्षी भी है। यहाँ से ब्रिटिशों ने इस पर्वतीय नगरी को खोजा। वहीं से आज हजारों पर्यटक और प्रकृति प्रेमी सतपुड़ा के वादियों का आनंद लेते हैं। यह स्थल इतिहास, प्रकृति और आधुनिक भारत के गौरव का तीनों का संगम है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं एक नए पॉइंट पे जिसका नाम है हांडी खो। अभी ये हांडी खो किस लिए नाम पड़ा, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ऐसा ही मिला हुआ है कि ये जो सामने जाके आप पॉइंट देखेंगे अभी, उसकी गहराई करीब करीब 300 फीट नीचे है और चारों तरफ उसकी पहाड़ी इस टाइप से कटी हुई है कि उसको देखने में जैसे बोलते हैं ना हांडी जिसमें चावल या कुछ पकाते हैं, तो हांडी जैसा दिखता है, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया हांडी खो। ये देखिए वो पॉइंट है तो चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है और बीच में ये खाई जैसा बना हुआ है, तो इस वजह से इस जगह का नाम दिया गया है हांडी खो। खास और कुछ है नहीं इसमें, और लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, एक पॉइंट बना रखा है तो हम भी घूमने के लिए आ गए, और कुछ स्पेशली कुछ है नहीं इस जगह का, तो आप भी देखिए इसको। तो दोस्तों ये था आज का घूमने का पूरा सफ़र, और अभी हम यहाँ पे घूम चुके हैं। चारों तरफ इतने सारे पॉइंट आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा, आप लोगों को दिखाने का कोशिश भी किया, और अभी हम वापस जा रहे हैं। और अभी हमारा प्लान यही है कि बस अपने रूम में पहुँचें, थोड़ा रेस्ट करें और बिल्कुल डिनर के टाइम पे निकले और डिनर विनर करके खर्राटे मार के सो जाए। और अगले दिन के लिए हम इंतज़ार करके, अगले दिन हमें सुबह सुबह निकलना भी है, और उस दिन का प्लान ऐसा रहेगा कि सुबह सुबह हम निकलेंगे और जहाँ से जिप्सी वगैरह बुकिंग होता है वो मैं अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगा। वहीं से हम जिप्सी वगैरह लेंगे, सफारी करेंगे, और शाम तक का सफारी पूरा करके वापस आके हम अपना रूम छोड़ देंगे और सीधा निकल जाएंगे अगले पड़ाव जबलपुर के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा इस सीरीज़ को। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही आकर्षक वीडियो आने वाला है सामने, और हम फुल वीडियो देने का कोशिश करते हैं, फुल जानकारी के साथ जितना दूर हम दे सकते हैं। तो आप बने रहिए, और यहाँ का जो फेमस होटल है वो मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ी देर में, जब मैं खाना खाने के लिए जाऊँगा। तो
काफ़ी फेमस है, काफ़ी बढ़िया खाना पीना है, आप खा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, थोड़ा बहुत कॉस्टली है, पॉकेट फ्रेंडली इतना बोल नहीं सकता, लेकिन घूमने के लिए आए हैं तो थोड़ा बहुत तो ये आपको सहना पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ अगले थोड़ी देर में कि हम कहाँ खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा और घूमने में भी बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो आप हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए। और चलिए डायरेक्ट मैं आपको अभी वो रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ जिसके बारे में बात कर रहा था। ये है बेटा बावर्ची, जहाँ पे आप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग प्यार ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं, बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। और चलिए अब चलते हैं। गुड नाइट, धन्यवाद।